या स्ट्रेंथ। इससे पहले जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो हम ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और उस ग्रेविटेशन में हमने जो है ना ग्रेविटेशन का कुछ इंट्रोडक्शन देखा था, शेल थ्योरम वगैरह डिस्कस कर लिया था पहले वीडियो में। उसके बाद फिर हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो था स्मॉल जी, वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है उनको हमने डिस्कस कर लिया था, उन सारी चीज़ों को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, और वो हमारा टॉपिक ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, आज हम इस ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको कि हम फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। खैर, और नेक्स्ट उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल से रिलेटेड एक दो टॉपिक आएगा आपका। तो अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की, तो देखिए क्या होता है ना कि कोई भी अगर मास है दुनिया में, कहीं भी कोई अगर मास है, तो वो मास अपने अराउंड, अपने चारों तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करता है, जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो वो फील्ड यानी उस मास के सराउंडिंग में या उस मास के बाहर या उस मास के अंदर भी आप कह सकते हैं कि जिस रेंज तक या जिस दूरी तक वो फोर्स एक्सर्ट करता है, या जिस डिस्टेंस तक या जिस एरिया में, आप कह दीजिए कि जिस एरिया में कोई दूसरी बॉडी अगर आती है तो उस मास की वजह से एक फोर्स फील करती है, एक्सपीरियंस करती है, तो उस फील्ड को, उस रीजन को, उस जोन को जो हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब ये हो गया द फील्ड अराउंड अ ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इन विच, जिसमें क्या होता है, एनी अदर बॉडी, कोई दूसरी बॉडी जो है, एक्सपीरियंस अ फोर्स, कोई दूसरी बॉडी एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है। जब उस रेंज में आता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। तो हर एक मास का क्या होता है, अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, जिस रीजन में अगर कोई दूसरा आएगा तो वो फोर्स फील करेगा, उसे लगेगा कि भाई ये फोर्स मतलब हमारे ऊपर लगा रहा है। अब ये फोर्स जनरली क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो अट्रैक्शन ही होता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। तो इस चीज के बारे में जैसे इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि हम अपने एरिया में देखते हैं कि हर एक जो कुत्ता होता है उसका अपना एक एरिया होता है, एक जोन होता है, और उस पर्टिकुलर जोन में वो इफेक्टिव होता है। उसके जोन में, उसके एरिया में अगर कोई दूसरा कुत्ता आता है तो वो उस पर बार्किंग शुरू कर देता है, मतलब उसके ऊपर भौंकना शुरू कर देता है। तो इससे ये पता चलता है कि उसका अपना एक एरिया है, उस एरिया में कोई दूसरा आ रहा है तो दूसरा वाला एक फोर्स फील कर रहा है। दैट मीन्स उसके ऊपर जो है ना, मतलब जो जिसका वो एरिया है वो एक फोर्स लगा रहा है, उसको भगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर भगाने की नहीं, बल्कि यहाँ पे बुलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आपका। तो यहाँ पे हमें बस इतना समझना है कि हर एक मास का अपना एक जोन होता है, जिस जोन में वो एक फोर्स लगाता है, और उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, उसी फील्ड को, जिस फील्ड में वो इफेक्टिव फोर्स लगाता है, तो उस फील्ड को हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। इससे ज्यादा इसमें और कुछ समझने वाली बात है नहीं। तो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है, ये किसी पोजीशन, किसी पॉइंट पे बताया जाता है कि जैसे सपोज कर लीजिए कि हमारे पास ये मास है, m मास का अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी पॉइंट पे, यानी सपोज कर लीजिए कि r डिस्टेंस पे हम बताना चाह रहे हैं कि r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p है, और हम बताना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट p पर इस मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, यानी इस मास का ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, या सिंपल हम बोलें कि फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, या फिर फील्ड इंटेंसिटी क्या है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका देखिए सिंपल मतलब ये होता है कि यहाँ पर इस पॉइंट P पे अगर यूनिट मास को ला करके रखा जाए, तो वो यूनिट मास जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जो फोर्स फील करता है, वही फोर्स जो है क्या कहलाता है, फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस मास एट दिस पॉइंट कहलाता है। नहीं समझे, फिर से समझिए। जैसे सपोज कर दीजिए कि ये मास m है, और यहाँ पर हमने एक मास ला करके बैठाया है स्मॉल m। ठीक, तो इस स्मॉल m और इस कैपिटल M के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, जिसको कि हम बोलेंगे F = G m m/r²।
ये फोर्स लग रहा होगा, ठीक। तो ये अगर उसका मास स्मॉल m था तो इतना फोर्स था। अब अगर इस मास को हम यूनिट मास बनाना चाहें तो हम यहां पे लिख सकते हैं फॉर यूनिट मास स्मॉल m, यानी ये स्मॉल m ना होकर के अगर 1 होता, यूनिट होता, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, m से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो अगर हम इसको m से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो f जो निकल करके आएगा ये कितना हो जाएगा, gm/r² के बराबर। और ये जो यूनिट मास पे जो फोर्स निकल करके हमारा आता है यही हमारा क्या कहलाता है, फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है, ठीक है। ये जो यूनिट मास पे जितना फोर्स यानी जैसे ये कोई मास ऑब्जेक्ट m था, कोई ऑब्जेक्ट था m मास का, और ये जो यूनिट मास पे जो यहाँ पर फोर्स लगाएगा तो वही फोर्स क्या कहलाएगा, फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दिस मास एट दिस पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जो हम डिनोट करते हैं वो ई से डिनोट करता है फील्ड इंटेंसिटी को, और ये भी एक वेक्टर, चूंकि एक तरह का फोर्स है तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, तो ई भी आपका क्या हो जाएगा, यानी फील्ड इंटेंसिटी भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, दैट मींस gm/r² हो जाएगा। अच्छा, इसका जो डायरेक्शन होता है हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है, किधर, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर। क्यों टुवर्ड्स द सेंटर होता है, तो जाहिर सी बात है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होता है। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होगा तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स का ही तो ये छोटा वाला भाई है, तो इसका मतलब फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द सेंटर हो जाएगा, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, gm/r² हो जाएगी, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। नेक्स्ट अब आप देखिए कि अगर यही बात हम करते, इसी फोर्स की बात करते अगर हम अर्थ के केस में, तो अगर हम अर्थ के केस में बात करते तो यहाँ पर क्या हो जाता, मास ऑफ द अर्थ हो जाता। कोई स्मॉल सा ऑब्जेक्ट m होता तो यूनिट मास पे निकालते तो ये क्या हो जाता, gm/r² के बराबर हो जाता। लेकिन अर्थ के केस में हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि स्मॉल g बराबर होता है कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन r², जिस डिस्टेंस पे हम निकालने के लिए जा रहे हैं। तो इससे तो ये पता चलता है कि ये जो फील्ड इंटेंसिटी वो बराबर के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, किसमें, इन द केस ऑफ अर्थ, इन द केस ऑफ अर्थ। अर्थ के केस में क्या हो जाएगा, ये आपकी जो फील्ड इंटेंसिटी है ये बराबर होता है कितने के, gm/r² के, जो कि बराबर हो जाएगा स्मॉल g के, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। इतनी सी बात है, इसमें ज्यादा और कुछ है नहीं समझने वाली। इस पे आइए क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपल यूनिट मास पे जो फोर्स लगाएगा, यानी कोई ऑब्जेक्ट की वजह से, कोई हमारे जैसे सपोज ये पेन है और ये पेन है तो पेन के पास मास है, ठीक, मास है तो मतलब इसके अंदर एबिलिटी है ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने की। तो इस पेन की वजह से सपोज हम इस पॉइंट पे कुछ डिस्टेंस पे जाकर के हम यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी देखना चाह रहे हैं इस पेन का, तो ये पेन यहाँ पर यूनिट मास यानी 1 kg के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा वही फोर्स क्या कहलाएगा, फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दिस पेन एट दिस पॉइंट कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अरे यार ये तो मिटेगा ही। इस पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है आपका, टू बॉडीज, दो बॉडी है ऑफ मास 10 kg एंड 1000 kg are placed at a distance of 1 meter. Then find the position, वो पोजीशन पता कीजिए where फील्ड इंटेंसिटी बोले या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बोले, बात बराबर है। वेयर फील्ड इंटेंसिटी इज 0, आप वो जगह पता कीजिए जहां पर ये फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो देखिए आपके पास दो मास दिया हुआ है, कुछ इस तरह से है कि एक मास आपका कितना है, 10 kg का है, और ये दूसरा मास है आपका कितना, 1000 kg का, ठीक। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है। हम थोड़े आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वो डिस्टेंस पता कीजिए इन दोनों के बीच में जहां पर जाकर के आपका फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो 10 kg वाला जो मास है, यहां से x डिस्टेंस पे जाकर के फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जानी है। तो यहां से अगर x है तो इधर का डिस्टेंस अब हमारे पास क्या बचा, इधर का डिस्टेंस बचा 1 - x, ठीक। यानी x डिस्टेंस पे अगर इधर से 0 हो रहा है तो इधर से 1 - x डिस्टेंस पे फील्ड इंटेंसिटी 0 होना है। तो अब अगर हम देखें फील्ड इंटेंसिटी 0 कैसे हो सकता है,
ये इसका जो फील्ड इंटेंसिटी होगा इस पॉइंट पे इसकी तरफ होगा और इसका जो फील्ड इंटेंसिटी होगा इसकी तरफ होगा। तो दोनों एक तरह से यहाँ पर जो दोनों फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में है और जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा तो वैसे सिचुएशन में दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और हमारा यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा असल में टारगेट क्या है कि असल में हमें पता करना है कि किस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। तो उस पॉइंट पे दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर हम इस 10 kg की वजह से यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी देखना चाहें तो हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, G इंटू एम। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था ना, GM अपॉन आर स्क्वायर। तो G इंटू 10 अपॉन आर स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी वजह से जितना यहाँ पर बनेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, G इंटू आपका हो जाएगा ये 1000 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ इक्वेशन बन जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तभी जाकर के यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी 0 हो सकता है। अब हम यहाँ से 10 से चाहेंगे तो एक 0 को कैंसिल कर सकते हैं, G से G को कैंसिल कर सकते हैं और कुल मिलाकर के हमारा हो जाएगा 100 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर हम चाहें तो इसको अगर इधर लेकर के आ जाए तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 101 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ से अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 101 और यहाँ से अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन 101 और इसकी वैल्यू जो भी है आप निकालेंगे तो लगभग 10.001 के समथिंग आएगा। तो ऐसा आप यहाँ से फिर निकाल करके और उसके बाद जो भी है वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको चाहे तो कैलकुलेट कर लीजिए, इतना भी रहने दीजिए तो चलेगा। यानी कि इस 10 kg से इतने डिस्टेंस पे जाकर के आपका क्या हो जाएगा, फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाना है इन दोनों मास की वजह से। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ज्यादा कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, फील्ड इंटेंसिटी हो गया, फील्ड, इसके बाद हमारा टॉपिक होगा पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सॉरी, आपका जो नेक्स्ट का जो टॉपिक है वो क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी जो होता है किसी बॉडी से एसोसिएटेड होता है। यानी कि हम बात करते हैं कि किसी बॉडी में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, उससे रिलेटेड ये टर्म है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये कोई मास m है, ठीक, तो ये मास m है तो इसका अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये अपना एक एरिया है इसका, ठीक है ना, जहां पर ये अपना फोर्स, इफेक्टिव फोर्स लगाता है। तो इसके एरिया में अगर कोई दूसरा मास अगर m आता है, स्मॉल m आता है, ठीक, तो इस स्मॉल m को इनफाइनाइट से लेकर के और इस पॉइंट P तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वही वर्क डन इस मास m में स्टोर हो जाता है एज ए एनर्जी। और उसी वर्क डन जो हमें वर्क डन करना पड़ा किसमें, इनफाइनाइट से लेकर के इस पॉइंट m तक, इस पॉइंट P तक इस m को लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वही वर्क डन इस मास में एज ए एनर्जी स्टोर हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस मास m बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। हमने क्या बताया, हमने बताया कि इस m को इनफाइनाइट से लेकर के इस पॉइंट P तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अब इस चीज के लिए हम अगर कोई एक्सप्रेशन डिराइव करना चाहें तो देखिए इसको थोड़ा सा इधर मिटा करके इधर फिगर बनाते हैं ताकि इधर लिखने के लिए जगह हो जाए। या इसका एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद इसका डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन bringing a mass m in the field of other mass capital M from infinity to the point is called gravitational
is called gravitational potential energy of mass small m at point P। समझ गए? यानी कि इन्फानाइट से पॉइंट P तक लाने में स्मॉल m को इन्फानाइट से P तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा, वही वर्क डन जो है उस पॉइंट P पे उस स्मॉल m का पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। और कहाँ पे किस में ला रहे हैं? तो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द कैपिटल M, यानी जो कैपिटल M वाला यानी बड़ा ऑब्जेक्ट जो है उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में जो हम ला रहे हैं, तो जितना वर्क करना पड़ रहा है। खैर इतनी सी बात है, आगे बढ़ते हैं इसमें इसके डेरिवेशन पर। यार ये काम क्यों नहीं कर रहा है? एक मिनट। हाँ, इसके बाद हम देखते हैं कि इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई स्मॉल m है या कुछ है, जो भी मास है, तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है किसी पॉइंट पे। इसके लिए हम अभी डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है। क्या करें यार, ना तो मार्कर सही है ना मिटाने वाला सही है, कुछ है ही नहीं। चलिए, तो हम ये देखने जा रहे हैं कि किसी पॉइंट पे जो है कितना होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, मान लीजिए कि ये हमारे पास कैपिटल M है, ठीक, और हम इसकी वजह से इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, और इस जगह पर हम देखना चाह रहे हैं कि इस यहाँ पर अगर हमारा मान लीजिए कि कोई मास m है, तो इसके अंदर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये हम पता करना चाह रहे हैं। तो देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मैंने पहले ही मतलब बता दिया कि इन्फानाइट से लेकर के P तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम इन्फानाइट से लेके आ रहे हैं, और सपोज कर लीजिए कि इस सेंटर से x डिस्टेंस पर अभी पार्टिकल, यानी ये पॉइंट पर था, और ये टोटल डिस्टेंस जो था सपोज कर लीजिए कितना था, x डिस्टेंस पर पार्टिकल था, ठीक। और हम इन्फानाइट से लेके आ रहे हैं, a तक पहुंचे हैं, और a के बाद यहां से सपोज कर लीजिए हमने कि dx डिस्टेंस इसको ट्रेवल कराया A से लेकर के B तक आने में, ठीक है। तो अब A से लेकर के B तक आने में जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, dw लिख सकते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक। हल्का सामने A से लेकर के, A पर कुछ ना कुछ था उसके पास एनर्जी, और A से लेके B तक हम A से B पे लेके गए, यानी कि dx उसमें डिस्प्लेसमेंट दिए, तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। और ये वर्क डन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम देखें जब मास जो है ये स्मॉल m जो है A पर था, तो फोर्स कितने के बराबर हो जाएगा, g इंटू m अपॉन डिस्टेंस कितना है x, यानी x स्क्वायर, यानी फोर्स इतना हो गया। और डिस्प्लेसमेंट हमने कितना दिया A से B तक जाने में, dx, तो हम क्या लिखेंगे, gmm अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। इतना हमारा हो जाएगा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, अगर हम A से B पे लेके जा रहे हैं। अगर हम इनफाइनाइट से लेकर के यहाँ तक, इसके मान लीजिए कि R तक लेकर के आ रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेशन लगा देना पड़ेगा। तो हम अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देते हैं, ठीक, इस तरह से हम इंटीग्रेशन लगा देंगे। अब क्या है कि हम लेकर के कहाँ तक आ रहे हैं, इनफाइनाइट से लेकर के आ रहे हैं। जब इनफाइनाइट से लेकर, सॉरी ये हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं, हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं, मतलब x को इधर वेरी करा रहे हैं ना, तो इनफाइनाइट से लेकर के आ रहे हैं हम कहाँ तक, r डिस्टेंस तक, ठीक। इनफाइनाइट से लेकर के इस r डिस्टेंस तक लेके आ रहे हैं, और हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको dw को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, इसमें तो सीधा हमारा gmm बाहर आ जाएगा, ठीक, और ये बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, लिमिट है आपकी इनफाइनाइट से लेकर के r तक, ठीक। अच्छा, ये कितने के बराबर हो जाएगा, g इंटू m, और इस सॉरी ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, x दी पावर -2 इंटू dx, और इज इक्वल टू आपका ये, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे आप, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, x दी पावर -2 प्लस 1 करेंगे तो -1, यानी कि x दी पावर -1, यानी कि ये आपको -1 अपॉन x, यानी ये आपको आ जाएगा -1 अपॉन x, ठीक है, ऐसा कुछ -1 अपॉन x आ जाएगा।
और कहाँ से, इन्फानाइट से लेकर के आर तक, ठीक है। तो ये आपको जब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो -1/x आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको क्या, GMM इंटू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो ये आएगा -1/x इंटू, सॉरी इंटू कह रहे हैं, ये लिमिट जो होगा ये कहाँ से कहाँ हो जाएगा, इन्फानाइट से लेकर के आर तक का लिमिट हो जाएगा, ठीक है। इस माइनस को अगर हम बाहर कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा -GMM, ठीक है। और ये अगर हम लिमिट यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हमारा कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/इन्फानाइट, और ये 1/इन्फानाइट तो आपका 0 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के ये वैल्यू आपकी हो जाएगी GMM/r के बराबर, ठीक है ना। तो यानी कि टोटल वर्क डन जो करना पड़ेगा आर तक लाने में वो कितना करना पड़ेगा, -GMM/r, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, वर्क डन। तो यही वर्क डन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस स्मॉल m एट दैट पॉइंट P, ठीक है। इसमें ज्यादा और कोई बात नहीं है, सिंपल इस तरीके से हम इसको डेराइव कर सकते हैं। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि हमें जो है फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, यानी जो मतलब ऑलरेडी जो फोर्स काम कर रहा है अगर उसी डायरेक्शन में वर्क करना पड़ रहा है ना, हालांकि वर्क डन के हिसाब से हम देखते हैं कि जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है अगर उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वहां पर हमारा पॉजिटिव वर्क डन होता है। बट यहाँ पर क्या है ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है तो वैसे सिचुएशन में हमारा वर्क डन निगेटिव आएगा, और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हमें वर्क करना पड़ेगा तो तब जाकर के हमारा वर्क डन पॉजिटिव आना है। तो यहाँ पर इसीलिए हमारा निगेटिव आया है, क्योंकि हमें जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी डायरेक्शन में हम ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, तो इसलिए हमारा ये वर्क डन निगेटिव आया, इसलिए हमारा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे निगेटिव आ रहा है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद अगर हम इसी को देखें कि अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर करना होता कि सपोज R1 से लेकर के, यहाँ पर जैसे इन्फानाइट से R लेकर के आए हैं, अगर हमें यहाँ पर लेकर के आना होता, मान लीजिए कि R1 से लेकर के R2 तक लेकर के आना होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तो बाहर जा चुका, ये हमारा सिंपल क्या बनता, 1/R1 माइनस 1/, ये आपका बनता 1/R2 माइनस 1/R1, कुछ इस तरह से बनता। और या फिर आप ये माइनस साइन हटाते अगर, तो माइनस साइन अगर हटा देते तो यहाँ पर लिख सकते थे 1/R1 माइनस 1/R2, इस तरह से बोल सकते थे, ठीक है ना। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें, इसी को देखें अगर मान लीजिए कि ये जो है इस बार जो है हम क्या कर रहे हैं, इस बार जो हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारा कैपिटल M है और हम ऑब्जेक्ट को यहां से यानी कि सरफेस से लेकर के हम h हाइट तक जा रहे हैं, ठीक, सरफेस से लेकर के h हाइट तक। तो जब सरफेस पे है तो डिस्टेंस कितना है r, और जब h हाइट पे जा रहे हैं तो सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा r प्लस h। इस तरह से मतलब हम अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। यानी अर्थ जो हमारी है, जमीन जो है, इससे h हाइट पे हम जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। सिंपल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh होता है। तो इसका हम अभी डेरिवेशन देखते हैं कि कैसे होता है। हम अब अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स के लेके जा रहे हैं। तो देखिए सिंपल हमारा क्या आया था, ये हमारा आ गया था GMM, और ये हमारी लिमिट आई थी -1/x, ऐसा कुछ। इस बार जो हमारी लिमिट है वो कहां से, r से लेके r प्लस h है। हम r से लेके जा रहे हैं r प्लस h तक, ठीक है, यानी r से लेकर के r प्लस h तक जा रहे हैं हम। तो यहाँ पर हमारा जो ये सिंपल हो जाएगा क्या, GMM इंटू, अब देखिए लिमिट अगर हम रखेंगे तो ये माइनस में है, तो हमें तो असल में रखना था कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस, सॉरी एक मिनट, 1/r माइनस 1/r प्लस h। क्यों ऐसा हुआ, क्यों मैंने लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट किया, क्योंकि यहाँ पे अंदर में माइनस का साइन था, तो साइन चेंज होगा तो 1/r माइनस 1/r प्लस h हो जाएगा, मतलब लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करना पड़ेगा हमें, ठीक है, इतनी सी बात। अब अगर हम इसमें देखें कि हम क्या करते हैं, GM/r को कॉमन लेकर के बाहर कर देते हैं। तो अगर हम GM/r को यानी कि पूरा r को भी अगर हम बाहर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, GMM/r अगर बाहर हो जाए तो अंदर में क्या बचेगा, 1 माइनस, यहाँ पे हम r को कॉमन लिए हैं तो r/r प्लस h बचेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। और अगर हम देखें इसको थोड़ा और करें तो ये हो जाएगा GMM/r इंटू 1 माइनस
1/1 प्लस h/r, ऐसा कुछ, ठीक है। और अगर हम इसको और देखें तो ये हो जाएगा हमारा GM/m/r इंटू 1 प्लस h/r दी पावर -1, ऐसा कुछ, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ पर मैं इरेज करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फिर, ठीक है ना। तो हमारा ये कुछ ऐसा आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो वर्क डन होगा ऐसे सिचुएशन में वो कितना हो जाएगा, GM/m/r इंटू, अच्छा इसको जब बाइनोमियल थ्योरम से हम तोड़ेंगे तो ये हमारा कुल मिलाकर के आएगा 1 माइनस h/r। हायर ऑर्डर को हम छोड़ देंगे, बस लोअर ऑर्डर लेके चलेंगे तो इतने के बराबर हो जाएगा। इसको, इस वाले को जब हम बाइनोमियल से तोड़ेंगे तो, ठीक है ना, बस हम लोअर ऑर्डर लेंगे, हायर ऑर्डर को छोड़ देंगे। तो ये कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, GM/m/r इंटू 1 माइनस 1 करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, बचेगा क्या, ये h/r, ठीक है। और ये कुल मिलाकर के हमारा हो जाएगा क्या, GM/m इंटू h/r², ठीक है, इतने के बराबर। और जब हम अर्थ वाले केस में देखते थे, जैसे ये सपोज कर लीजिए मास जो है आपका अर्थ है, तो वैसे सिचुएशन में ये वाली जो पूरी वैल्यू है GM/r², ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है। ये वाला, ये जो आपका GM/r² है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है। तो कुल मिलाकर के ये जो हमारा वर्क डन आएगा वो कितने के बराबर, यहाँ पर G पुट करेंगे तो G इंटू M इंटू H, यानी दैट मीन्स mgh के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स टोटल वर्क डन अगर हम r हाइट से लेकर के h हाइट तक जा रहे हैं, यानी r हमारा सरफेस पे है ऑब्जेक्ट, तो अगर हम r डिस्टेंस बोल रहे हैं तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो हमारा सरफेस पे है, और इस सरफेस से लेकर के अगर हम h हाइट तक ऑब्जेक्ट को जा रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में हमारा टोटल वर्क डन जो होगा वो mgh के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब वो वर्क डन जो होगा उसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा एट h हाइट पे फ्रॉम द सरफेस, इट विल बी इक्वल टू mgh, जो कि हम क्लास 9 में पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर आप डेरिवेशन देखना किस तरह से हुआ है, कुछ नहीं किया हमने सिंपल यहाँ पर वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लगाया, आराम से जो है लिमिट पुट किया, लिमिट पुट करके इस तरह से डेराइव कर लिया, ठीक है। इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखिए अभी हमारा जो आया था, हमारा जो फॉर्मूला आया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, वो आया था क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आया था -GM/m/r आया था, ठीक है, या जो भी डिस्टेंस पे था ऑब्जेक्ट, स्मॉल r हमने लिखा था वहां पे, तो -GM/m/r आया था पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब, इनफाइनाइट से किसी ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट P तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वही उसका पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बना, -GM/m/r। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर अभी तो आप mgh बताए थे, तो वो mgh वो स्पेशल केस था। स्पेशल केस क्या था कि हम ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से किसी पॉइंट P तक लेके जा रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में डेराइव किया गया था, वो स्पेशल केस था, ठीक है। लेकिन अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की जब भी बात करेंगे, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जब भी बात करेंगे, तो इनफाइनाइट से मास m को किसी पॉइंट P तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, इसको रट जाना है कि इनफाइनाइट से किसी मास m को किसी पॉइंट P तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन उस मास स्मॉल m का पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, इतनी सी बात। अब क्या है, ये मास m पे है, ये इस मास स्मॉल m पे है। अगर फॉर यूनिट मास के लिए देखें, फॉर यूनिट मास के लिए देखें, तो यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, ये हमें क्या करना पड़ेगा, अगर स्मॉल m के लिए इतना है तो यूनिट मास के लिए देखेंगे तो स्मॉल m से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -GM/r के बराबर। और ये जो यूनिट मास पे जो आपको पोटेंशियल एनर्जी आता है, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जिसको कि हम लिखते हैं क्या, जिससे इसको हम v से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी ये आपका है फॉर यूनिट मास, ये आपका यूनिट मास के लिए है,
और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम v से डिनोट करते हैं। सो ये हमारा हो जाता है माइनस gm/r के बराबर। ये इक्वेशन आपका जो वैलिड होता है, राइट, ओके, ये आपका इतने के बराबर होता है। ये इक्वेशन जो आपका वैलिड होता है, ये तब होता है वैलिड जब आपका जो डिस्टेंस है वो बड़ा है या फिर इक्वल है रेडियस ऑफ द अर्थ या रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट के, जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप देख रहे हैं, यानी जिस ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड में आप लेकर के दूसरे ऑब्जेक्ट को आ रहे हैं। जैसे अगर हम अर्थ की बात करते हैं, यहाँ पर जितना भी पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड बात होगी वो अर्थ का ही हम केस लेके करेंगे। तो यानी कि अगर अर्थ के रेडियस से हम जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो बड़ा ले रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के अंदर यानी स्फीयर के अंदर लेके नहीं जा रहे हैं बल्कि बाहर कहीं पर ला करके देखना चाह रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में आपका ये फॉर्मूला काम आएगा। या किसी भी स्फीयर के लिए अगर आप देखेंगे तो वैसे सिचुएशन में ये फॉर्मूला वैलिड होगा जब आपका जो डिस्टेंस है वो उस ऑब्जेक्ट के रेडियस से बड़ा है। ऐसा नहीं है कि मतलब अंदर आप लेकर के, यानी कि आप उस स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पे जब कैलकुलेट करेंगे तब ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा आपको। यानी कि आपका पॉइंट हमेशा उस स्फीयर के बाहर होना चाहिए जिस पॉइंट पे आप पोटेंशियल देखना चाह रहे हैं। तो ये चीज क्लियर है यहाँ तक।